हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज आप जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम आपने रोल्ट लॉ शुरू किया हुआ था और रोल्स लॉ के अंदर आपने एक डेरिवेशन कर लिया था। हमने रोल्स लॉ शुरू किया था और रोल्ट लॉ के अंदर हमने इसके फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। हमने ये लिख लिया था कि जो P टोटल है वो इक्वल आएगा एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। एक फॉर्मूला हमने ये लिख लिया था। एक हमने ये लिखा था कि जो P ऑफ ए है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स ऑफ ए इंटू पी नोट ए। ऐसे ही P ऑफ बी जो है वो इक्वल आएगा एक्स ऑफ बी इंटू पी नोट बी। पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। और जो हमारे पास पी नोट बी है, पी नोट बी क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये कर लिया था हमने। इसके बाद फिर हमने ये लिखा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करके हमने ये लिखा था कि P ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ ए इंटू पी टोटल। जो वाई ऑफ ए है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज है। ये जो P टोटल है ये टोटल प्रेशर है ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब देखो, इससे इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हम पहले अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो कि उसने हमारे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है, आप स्टेटमेंट नोट कर लो। ये आपने 4 फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं इसमें। उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन DCM CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury respectively। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। पहले तो हमने ये फाइंड करना है, फिर दूसरा हमने फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज।
अब देखो उसने हमारे को स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड DCM एट 298 केल्विन आर दैट। अब वो हमारे को प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बता रहा है, क्योंकि उसने ये कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो वेपर प्रेशर P0 ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है इसकी वैल्यू उसने हमारे को बता रखी है 200 mm ऑफ मरकरी एट 298 केल्विन। ऐसे ही उसने हमारे को P0 ऑफ CH2Cl2 बता रखा है और ये 415 mm ऑफ मरकरी है, ये उसने हमारे को बता रखा है। वो कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? P टोटल, सॉल्यूशन का कह रहा है वो। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे निकाल रहे थे? P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P ऑफ A कैसे निकाल रहे थे? X ऑफ A इंटू P0 A प्लस X ऑफ B इंटू P0 B। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखो उसने हमारे को P0 A की वैल्यू बता रखी है, P0 B की वैल्यू बता रखी है। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें X ऑफ A और X ऑफ B की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो। वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, उसको वो प्रिपेयर कैसे कर रहा है? बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें मोल फ्रैक्शन काउंट करना है। तो अब इस केस के अंदर लेट पहले आप फाइंड कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2, क्योंकि मिक्सचर किसका है? DCM का और क्लोरोफॉर्म का। तो अब अपने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय में मोलर मास। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरोफॉर्म का और DCM का मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मोलर मास ऑफ CHCl3 अगर निकालें तो कार्बन का मास 12, कार्बन का मास 12 होता है। कितनी कार्बन है? 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन का मास 35.5। कितने क्लोरीन है? 3। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपके पास आ गया मोलर मास ऑफ CHCl3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो मोलर मास ऑफ CHCl3, ये 119.5 ग्राम मोल इनवर्स आ रहा है। ऐसे ही मोलर मास ऑफ CH2Cl2 निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ CH2Cl2 अगर निकाल रहे हैं तो कार्बन का मास 12, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन का मास 35.5, 2 हैं। तो ये 71 और 2 73 और 12 93 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 93 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से 71 और 2 85, इसका जो सम है वो 85 आएगा भाई, 85। तो ये वैल्यू आपने सोल्व कर ली। अब देखो इसके बाद अब आपने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल अगर आप क्लोरोफॉर्म के निकाल रहे हो तो ये कैसे निकलेंगे? गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना है? बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो दैट इज 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था? 119.5। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0.213 मोल। तो अब अपने पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल आ गए किसके? क्लोरोफॉर्म के। ऐसे ही आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2।
तो भाई अपन निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2। इसका गिवन मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ रहा था 85। तो 40/85 करोगे तो सोल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास 0.47 मोल आ रही है। ठीक है, तो भाई आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म और नंबर ऑफ मोल ऑफ DCM आ चुके हैं। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि आपको वेपर प्रेशर निकालने के लिए ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये दो फाइंड करनी है बस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.47। आप इसको सोल्व करोगे जब, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्लोरोफॉर्म की जो वैल्यू है ये 0.312 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट की स्टार्टिंग में जब हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ DCM, ये कितना आना चाहिए 1। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर कितना आता है 1 आता है। तो ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना आ रहा होगा 1 माइनस 0.312। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास 0.688 आ रही है। ठीक है, तो अब आपके पास सारे कंपोनेंट आप फाइंड कर चुके हो। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो देखो आपने ये कर लिया, टोटल प्रेशर निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस इंटू वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ DCM इंटू वेपर प्रेशर ऑफ DCM। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आ रहा है 0.312। P0A की वैल्यू कितनी है 200 mm प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ DCM कितना आ रहा है 0.688 इंटू P0A की वैल्यू कितनी है 415 mm। आप इसको सोल्व कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशंस करके इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो नेट आंसर आ रहा है, नेट आंसर आपके पास आ रहा होगा 347.9 mm ऑफ मरकरी। जो प्रेशर टोटल है वो ये आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का वेपर फेज में, ये सेकंड। अब इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था अभी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वो किसके इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज इनटू P टोटल। ठीक है, अब आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, ये मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है कहाँ पे वेपर फेज में। तो भाई हमें क्या करना है, P टोटल हम निकाल चुके हैं, ये आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है P ऑफ CHCl3। अब ये किसके इक्वल है XA इंटू, आप सीधा वैल्यू ही रख लो, X ऑफ CHCl3 इंटू P0 ऑफ CHCl3। रोल्टला से आप इसको ऐसे ही फाइंड करते थे, अपॉन क्या आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू Y ऑफ CHCl3। ये वैल्यू आपको पता है, तो 0.312 इंटू में 200 बटे 347.9, ये किसके इक्वल आ जाएगा Y ऑफ CHCl3। आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो भाई इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं।
मान लो कि वो हमारे को ये कह रहा है कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड्स हैं x एंड y, दो लिक्विड हैं x और y, ऑन मिक्सिंग फॉर्म आइडल सॉल्यूशन। और जब आप इनको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? आइडल सॉल्यूशन बनता है। अब वो आगे ये कह रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y इज 550 mm ऑफ मरकरी। उसके बाद हमारे को वो एक स्टेटमेंट में ये कह रहा है बट व्हेन 4 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y आर मिक्स्ड, वेपर प्रेशर बिकम्स 560 mm ऑफ मरकरी। फाइंड क्या करना है? व्हाट वुड बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y। अब आपको ये फाइंड करना है, ये स्टेटमेंट गिवन है। देखो वो कह रहा है, वो पहली स्टेटमेंट में हमारे को ये कह रहा है कि दो लिक्विड हैं, एक X है और एक Y है, और जब आप इनको मिक्स करते हैं तो ये आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। और वो कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब कि जो P टोटल है वो कितना है? 550 mm ऑफ मरकरी है। कब? जब X के 3 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ X कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ Y कितने हैं? 1 है। तो वो कह रहा है कि P टोटल इतना आता है जब नंबर ऑफ मोल इतने हैं। अब इसके बाद वो सेकंड स्टेटमेंट में हमारे को ये कह रहा है बट व्हेन 4 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y, लेकिन वो कह रहा है कि जब 4 मोल X के, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ X जो है वो 4 हैं और नंबर ऑफ मोल ऑफ Y जो हैं वो 1 हैं, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है P टोटल है वो 560 mm ऑफ मरकरी हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड प्योर Y। प्योर का मतलब क्या है कि आपको P नोट X फाइंड करना है, प्योर Y का मतलब क्या है कि P नोट Y फाइंड करना है। ठीक है। अब P टोटल की अगर आप इक्वेशनें बनाएं तो भाई P टोटल जो है वो किसके इक्वल आएगा? P टोटल इक्वल आ रहा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ X P नोट X प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Y P नोट Y। तो अब पहली स्टेटमेंट को देखें तो P टोटल कितना है? 550 mm है। अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ X जो है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Y। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ X कितने दे रखे हैं? 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ Y कितने दे रखे हैं? 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X जो है वो कितना आ जाएगा? 3/4। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकाल लोगे आप तो ये आ जाएगा 1/4। तो आप वैल्यू रख दो। 550 mm जो है वो इक्वल आ रहा होगा 3/4 इंटू में P नोट X प्लस 1/4 इंटू P नोट Y।
तो एक इक्वेशन तो बन गई अपने पास ये। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन बना लो, वो ये, जब P टोटल, फिर इक्वेशन लिख लो कि P टोटल जो है वो इक्वल आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ X P नॉट X प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Y P नॉट Y। तो भाई अब उसने मोल फ्रैक्शन में क्या कर रखा है कि अगर मोल फ्रैक्शन X का निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ X अगर निकालने तो नंबर ऑफ मोल ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ X नंबर ऑफ मोल ऑफ Y। तो अब X के कितने मोल बता रखे हैं 4 अपॉन 4 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ Y निकालोगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा 5। तो दूसरी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि भाई P टोटल कितना है 560 है, ये 4/5 P नॉट X प्लस 1/5 P नॉट Y। ये इक्वेशन बन गई अपने पास 2। अपने पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, जैसे आप मैथ में इक्वेशन सोल्व करते हो, आपको क्या करना है P नॉट X और P नॉट Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आप मैथ हर टाइम करते ही हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप क्या करो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5/4 से, तो और ऐसे ही सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो आप, सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4/3 से। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे फिर आप देखना कि टर्म जो है वो सेम आ रही होंगी, आप कट करके आपका कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल सकते हो। P नॉट X की जो वैल्यू है, P नॉट X की वैल्यू आ रही होगी भाई 600 mm और P नॉट Y की जो वैल्यू है ये आ रही होगी 400। तो जो अपना कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक है, कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक के जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो ये होंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपने हेनरी लॉ पढ़ लिया और आपने जो रोल्ट लॉ है ये स्टडी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसमें। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि जो हेनरी लॉ है और रोल्ट लॉ है इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। मतलब एक पॉइंट बनता है हेनरी लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ रोल्ट लॉ, वो कैसे बनता है हम वो स्टडी करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ या रोल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो रोल्ट लॉ स्पेशल केस कैसे बनता है हेनरी लॉ का, या हेनरी लॉ स्पेशल केस कैसे बनेगा रोल्ट लॉ का। आपने हेनरी लॉ में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हमने ये पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो इक्वल आता है KH इंटू में XA। PA जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन गैसियस फेज है। KH जो है ये हेनरीज कांस्टेंट है और XA जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन लिक्विड। और हमने ये पढ़ा था शुरू में ही कि हेनरी लॉ जो है ये गैस इन लिक्विड के ऊपर अपन लगाते हैं, गैस इन लिक्विड। अब इसके बाद
फिर अपन ने रोल्ट लॉ में ये पढ़ा, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ हमने ये पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, पी नोट ए इंटू में एक्स ऑफ ए। ये वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एक्स बी जो है ये, एक्स ए जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड है, जो एक लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन होगा। और रोल्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि भाई ये लिक्विड इन लिक्विड के ऊपर एप्लीकेबल है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे पी नोट ए है, यहाँ पे क्या है, के एच है। तो मतलब क्या है कि बोथ लॉज आर सेम एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, बोथ लॉज आर सेम एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो दोनों लॉ सेम है एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच है, यहाँ पे क्या है, पी नोट है। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है हेनरीज लॉ इज समटाइम obeyed by liquid in liquid solution। पॉइंट ये है कि हेनरी लॉ जो है कई बार लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन इसको ओबे कर जाता है। ठीक है, बट आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट ओबेज हेनरीज लॉ एंड सॉल्वेंट ओबेज रोल्स लॉ। लेकिन जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, उस लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो हेनरी लॉ को ओबे करेगा और सॉल्वेंट है जो वो ओबे करेगा रोल्स लॉ को। और रेसिप्रोकल एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर आप उल्टा कर देते हो तो वो ट्रू नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सॉल्वेंट हेनरीज लॉ ओबे करेगा और सोल्यूट जो है वो रोल्ट लॉ ओबे करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई ऐसा बनता है, ठीक है, तो सोल्यूट हेनरीज लॉ को ओबे करेगा और सॉल्वेंट जो है वो रोल्ट लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, अब इसमें साथ में ही बेशक लिख लो कि रिवर्स इज नॉट ट्रू। और जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अपने बेसिक पॉइंट थे अबाउट रोल्ट लॉ एंड अबाउट हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप इसको पढ़ के अच्छे से न्यूमेरिकल ट्राई करें। थैंक यू।